2008 का साल था। एक ऐसा वक्त जब दुनिया की इकोनॉमी अपने हाथों से नीचे गिर गई थी। वॉल स्ट्रीट में काफी हलचल थी। बड़े बड़े बैंक्स एक के बाद एक फेल हो रहे थे। लाखों लोग अपनी जॉब, घर और सेविंग्स से हाथ धोते जा रहे थे। एक ऐसा फाइनेंशियल डिजास्टर था जो दुनिया ने कभी नहीं देखा था। 2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another, and it often seemed as if the news could only get worse. I think this is the most significant financial crisis in the post-war period. There are fears the sell-off will continue on Wall Street. Soaring gas prices, falling home prices, and rising unemployment. लेकिन ये सब कैसे हुआ और हमने इससे क्या सीखा? आज हम आपको बताएंगे कि ये क्राइसिस कैसे शुरू हुआ, किस वजह से सब कुछ बदला और किस तरह से हमारी फाइनेंशियल सिस्टम हमेशा के लिए बदल गया। चलिए 2008 की क्राइसिस की कहानी पर एक गहरा नज़र डालते हैं। बात है 2007 की। इकोनॉमी बूमिंग थी। हाउसिंग मार्केट बढ़िया चल रहे थे। घर के दाम हर दिन बढ़ रहे थे और बैंक्स हर किसी को लोन देने के लिए तैयार थे, चाहे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो या ना हो। सबको लग रहा था यही है सफलता का रास्ता। बैंक्स रिस्की सबप्राइम मॉर्टगेजेस दे रहे थे। ये लोन्स उन लोगों को दिए जा रहे थे जिनका क्रेडिट स्कोर कमज़ोर था। सभी को ये उम्मीद थी कि हाउसिंग मार्केट हमेशा बढ़ेगा, पर कुछ लोग जैसे लेमन ब्रदर्स और बियर स्टीर्न्स इन रिस्की लोन्स को एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह बेच रहे थे। इन्हें मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इन्वेस्टर्स को ये लग रहा था कि ये सिक्योर है, जबकि असल में ये बहुत खतरनाक थे। लेकिन असली डेंजर तब आया जब सबने ये मान लिया कि हाउसिंग प्राइसेस कभी नीचे नहीं जाएंगे। जब घर के दाम गिरने लगे तब सब कुछ टूटने लगा। 2007 के आखिरी दिनों में घर के दाम गिरने लगे और जैसे ही घर के वैल्यू नीचे गई, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ की वैल्यू भी गिरी। अब वो बैंक्स जो इन सिक्योरिटीज़ पर डिपेंड कर रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ टूट चुका था। मार्च 2008 में बियर स्टीर्न्स पहला मेजर कोलैप्स था जो पूरी सिस्टम को ही हिला दिया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। सितंबर 2008 तक लेहमन ब्रदर्स, जो दुनिया का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, बैंकरप्ट हो गया। एक ऐसा शॉक था जिससे पूरी फाइनेंशियल दुनिया काफ़ी देर तक हिल गई थी। पैनिक फैल गई। क्रेडिट मार्केट्स फ्रीज हो गए। बैंक्स आपस में एक दूसरे को पैसा देना बंद कर दिए थे। कोई भी नहीं जान रहा था किस पे भरोसा किया जाए। इस परेशानी में डाउ जोन्स का इंडेक्स एकदम गिर गया। लाखों लोग अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को एक ही दिन में खो चुके थे। क्राइसिस का असर सिर्फ यूएस तक नहीं था, एक ग्लोबल इवेंट बन गया। दुनिया भर के बैंक्स ने यूएस मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज़ में पैसे डाले थे और जब ये एसेट वर्थलेस हो गए तो यूरोप और एशिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी गिरने लगे। हर जगह लोगों की ज़िंदगी में अंधेरा छाने लगी। स्टॉक मार्केट्स ने गिरावट देखी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और बिजनेस बंद हो गए। ये सिर्फ वॉल स्ट्रीट का प्रॉब्लम नहीं था, ये सब के लिए एक ग्लोबल क्राइसिस बन गया था। जब कोलैप्स का सफ़र शुरू हो गया तो दुनिया भर के गवर्नमेंट्स अपनी इकोनॉमीज को और ज़्यादा गिरने से बचाने की कोशिश कर रहे थे। यूएस में गवर्नमेंट ने $700 बिलियन का बेलआउट पैकेज पास किया, जिसे ट्रबल्ड एसेट रिलीफ प्रोग्राम कहा गया। एक ज़रूरी कदम था ताकि फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज किया जा सके। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स को नियर जीरो तक घटाया और इमरजेंसी मेजर शुरू किए ताकि इकोनॉमी में पैसे की फ्लो बनाए रखा जा सके। इस दौरान बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और एआईजी को भी गवर्नमेंट से मदद मिली। लेकिन इस बात पर डिबेट चल गई कि टैक्स पेयर्स को वॉल स्ट्रीट की गलतियों का पैसा देना चाहिए या नहीं। लेकिन इन सब एफर्ट्स के बावजूद भी रिसेशन और गहरा होता गया और रिकवरी में काफी साल ही लग गए। क्राइसिस के बाद दुनिया में एक गहरा असर पड़ा। लाखों लोग अपनी घर, अपनी जॉब और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हाथ धोते गए। लेकिन ये भी सच था कि इसने फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने की ज़रूरत को समझा दिया। 2010 में यूएस गवर्नमेंट ने डॉड फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया, जो कि फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए बना था। ये लॉ फ्यूचर में ऐसे किसी और मेल्टडाउन को रोकने का काम करता है।
इससे डेरिवेटिव्स मार्केट को रेगुलेट किया गया और कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो भी बना, जो कंज्यूमर को प्रेडिटरी लेंडिंग से बचाता है। और बैंक्स को ज़्यादा कैपिटल रिजर्व रखने को कहा गया ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी भी बेलआउट का ज़रूरत ना पड़े। ये रिफॉर्म्स इसीलिए भी ज़रूरी थे ताकि जो गलतियां 2008 में हुई थी उनसे हम सीख सके। तो 2008 के क्राइसिस से हमने क्या सीखा? पहला लेसन ये था कि फाइनेंशियल सिस्टम एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। जब एक पार्ट गिरता है तो पूरी दुनिया गिर सकता है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस समझना हमें ज़रूरी है। क्राइसिस ने हमें दिखाया कि अगर इंस्टीट्यूशन अपनी गलतियों पर नज़र नहीं रखते तो अंजाम खतरनाक हो सकता है। और तीसरी, फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि पैसा कैसा काम करता है, किस तरह इन्वेस्टमेंट्स होती है और हाउसिंग प्राइसेस को समझना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर में ये मिस्टेक्स ना दोहराएं। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हम सब के लिए एक वेकअप कॉल था। ये हमें याद दिलाता है कि इकोनॉमी काफ़ी वीक हो सकती है और जब ग्रीड और रिस्क टेकिंग को कंट्रोल नहीं किया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कितने भयंकर हो सकते हैं। लेकिन ये भी साबित होता है कि अगर हम पास्ट से सीखें और सही रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करें तो रिकवरी मुमकिन है। जब तक 2008 के क्राइसिस के निशान हमारे दिल और दिमाग में रहेंगे तब तक ये लेसन्स हमें गाइड करते रहेंगे और हमारे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीजंस को शेप करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। याद रखें, जो हमने पास्ट में सीखा है वही हमारे फ्यूचर को आगे ले जाएगा। इन्फॉर्म्ड रहे, क्यूरियस रहे और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।